अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने अल्कीन की रिएक्टिविटी को स्टडी किया था कि अल्कीन किस टाइप के रिएक्शन जो है वो देगा। तो उसमें हमने देखा था अल्कीन के रिएक्शंस को 4-5 कैटेगरीज़ में मैंने आपको डिवाइड करके दिया था जो हम पढ़ेंगे। उसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो एडिशन रिएक्शंस की थी। अल्कीन ज़्यादातर एडिशन रिएक्शंस देगा, तो उन एडिशन रिएक्शंस को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जो, ठीक है। तो उसमें पहला रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे और वो होगा हाइड्रोजिनेशन के नाम से, ठीक है। बेटा ये वही रिएक्शन है जो आपने पहले भी पढ़ा था, तो आप दोबारा क्या कर रहे हो, दोबारा आप उसको जो है वो स्टडी करने जा रहे हो। चीज़ें बुनियादी तौर पे वही रहेंगी जो आपने वहाँ पर सीखी थी, ठीक है। वैसे तो मुझे यही वीडियो कंपाइल कर देना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा कर रहे हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें नए शामिल करेंगे। तो ज़्यादा चीज़ें तो बच्चों वही रहेंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, जो नए पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, थोड़े पिछले पॉइंट्स का भी हम जिक्र करेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी रीन्यू हो जाएं। और अगर किसी बच्चे ने, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने पिछली वीडियो हाइड्रोजिनेशन के ऊपर नहीं देखी है, जो हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर पहला मेथड था वो, उसमें हमने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो बेटा आप वो वीडियो देख लें एक मरतबा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हाइड्रोजिनेशन का मैकेनिज़्म बड़ी डिटेल से हमने वहाँ पे हर चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें, बातें उतनी डिटेल से तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा तज़किरा करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, वहाँ पर जब आपने हाइड्रोजिनेशन को पढ़ा था अल्केन में, तो बेटा हमने इसको अल्केन को प्रिपेयर करने के एक मेथड के तौर पर पढ़ा था। किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्कीन और अल्काइन से, जिनमें हाइड्रोजन ऐड करते थे और क्या बना लेते थे, अल्केन। लेकिन आज आप हाइड्रोजिनेशन को पढ़ रहे हो एक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के तौर पर, मतलब अल्कीन एक एडिशन रिएक्शन देते हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसका नाम हाइड्रोजिनेशन हो गया। पॉइंट फॉलो कर गए? तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वही इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, हाइड्रोजिनेशन का नाम आपको ना कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी मिलेगा। तो आपने उसमें परेशान नहीं हो जाना कि ये कोई नई टाइप की हाइड्रोजिनेशन है, शायद नहीं, वही है। अभी आपको पता है ना, इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोल देते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर अब ये है कि हम एक स्पेशल कैटालिस्ट का जिक्र भी करेंगे यहाँ पे, ये उन नए पॉइंट्स में होगा जो हमने पहले नहीं इसको डिस्कस किया। तो टेक्स्ट बुक के हवाले से चूँकि हम चलना चाह रहे थे ना साथ थोड़ा सा, इस वजह से, तो वो उस हवाले से भी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का नाम स्पेशल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखें जी, जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन, हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। हम देखें जी, इस रिएक्शन में करने क्या जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर हमारे पास अल्कीन्स होंगे, ठीक है, अल्कीन्स, और हम क्या करेंगे, इन अल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, ठीक है। और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगे, ठीक है, अल्केन्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये बेसिक थीम होगा। देखिए ज़रा इस पे, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखिए, अल्कीन से मुराद क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रखने वाले जो कंपाउंड हैं, या आप इसको बोल सकते हो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड रखने वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें जब आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन का इजाफा करते हैं, तो ये किसमें बदल जाते हैं, अल्केन्स में। अल्केन्स कौन, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स, जो कि क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं होते, बल्कि वो क्या बन जाते हैं, वो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को डिफ़ाइन करना हो कुछ वर्ड्स में, तो हम फिर उसको सिंपली यही कहते हैं कि व्हाट इज़ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हम बोला करते हैं इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अपने मेन पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ मैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किस में एडिशन किया आपने, इन अनसैचुरेटेड अल्कीन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन है, कैसे, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनके तहत आप ये प्रोसीजर करवाएंगे। वो कंडीशंस कैसी होंगी, टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन, या किसी कैटालिस्ट की कंडीशन। हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन जिस समय मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स नए हैं, तो वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो एडिशन करवाना हाइड्रोजन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो बेटा इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोल देते हैं ये हाइड्रोजिनेशन है या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है। तो अब जो पहली चीज़ है हमें वो यही देखना चाहिए, फिर वो कंडीशंस क्या हैं जिनके तहत ये रिएक्शन हो रहा होगा। मिलती जुलती बात है, आपने पहले सुनी हुई है। चलें तो लिख लेते हैं यहाँ पे कंडीशंस।
टेम्परेचर की, प्रेशर की और किसी कैटालिस्ट की क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखें बच्चे, ये जो रिएक्शंस हैं, चूँकि आपने इसको पहले देखा है तो उसमें वहाँ पर टेम्परेचर तो था, लेकिन यहाँ पे आप एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो मोस्ट ऑफ दी अल्कीन्स जो आपके पास होंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ऑलमोस्ट हाइड्रोजिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या होगा, आपको प्रेशर की जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होगी। मोस्ट ऑफ दी अल्कीन्स जो होंगे वो 1 to 5 atm प्रेशर के अंडर हाइड्रोजिनेट हो जाया करेंगे, जिनको आप देखेंगे। और बेटा कैटलिस्ट में आपके पास क्या हो सकता है, कैटलिस्ट में आपके पास वही पुरानी बात, या आपके पास होगा प्लाटिनम, या आपके पास हो जाएगा प्लाडियम, या फिर आपके पास एक स्पेशल चीज़ हो जाएगी बेटे जिसको आप बोला करते हो रेने निकल। भाई निकल तो आपने सुना था, रेने निकल क्या है, क्या ये निकल से अलग चीज़ है? हाँ जी बेटे, ये आम निकल से एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो बेटा रेने निकल बुनियादी तौर पे एक कैटलिस्ट है, ये साइंटिस्ट के नेम पे है। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक अमेरिकन इंजीनियर था जिसका नाम था मरे रेने, जिसने 1926 के अंदर पहली मर्तबा इस कैटलिस्ट को डेवलप किया था, ठीक है। तो इसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, फिर रेने निकल्स को बोल दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो निकल है मैं आपको बताता चलूँगी ये आम निकल के मुकाबले में किस तरह मुख्तलिफ है, इस चीज़ को पहले देख लें। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर भी है, आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ रेने निकल, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, या व्हाट इज़ रेने निकल, वेयर इट इज़ यूज्ड। तो उस लिहाज से आपने इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर लेना है। तो चलें, अगर इसको कोई वर्ड्स में डिफ़ाइन करना पड़े कि भाई रेने निकल किस चीज़ का नाम है, तो आप किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा सुन लें। बेटे इसको आप स्पॉन्जी निकल भी बोला करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको डिफ़ाइन करने के लिए आप यूँ कह सकते हैं इट इज़ अ स्पॉन्जी निकल। क्या है ये? स्पॉन्जी निकल। स्पॉन्जी किसे बोलते हैं? हैविंग पोर्स, या फिर सीधा ही कह देते हैं स्पॉन्जी निकल या पोरस निकल, पोर्स जिसमें हो, पोरस निकल विद ट्रैप्ड हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन ट्रैप्ड समझते हैं, बस बेसिकली वो एड्जॉर्ब्ड होती है। एड्जॉर्प्शन की बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी जो हाइड्रोजनेशन के ऊपर बनाई थी, ठीक है। हाइड्रोजन बुनियादी तौर पे ना वहाँ पर फंसी हुई होती है, ट्रैप हुई होती है, तो उसको केमिकली यानी देखें केमिस्ट्री की रूह से तो वो एड्जॉर्ब हुई होती है कैटलिस्ट की सरफेस पे, ठीक है। तो बेटा ये जो रेने निकल है आपको इसको ना एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। उस एक्टिवेशन को देखेंगे तो आपको बाकी सारे पॉइंट समझ आएंगे कि एक्टिवेशन में हाइड्रोजन कैसे ट्रैप हो जाती है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं जी। तो मैंने लिखा है बच्चों प्रेपरेशन, या फिर इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ रेने निकल, ठीक है। तो इसको देखते हैं प्रिपेयर कैसे करते हैं रेने निकल को, या एक्टिवेट कैसे करते हैं। बच्चों आपने क्या किया हुआ होता है, आपने ना एक एलॉय बनाया होता है निकल का एलॉय बनाया हुआ होता है एलुमिनियम के साथ, इसे बोलते हैं निकल एलुमिनियम एलॉय। अच्छा, ये जो लाइन है इसको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं समझ लेना, ये वैसे ही एक हाइफन डाला हुआ है, मतलब निकल और एलुमिनियम पार्टिसिपेंट्स है ना इसमें, तो इसलिए इसको निकल एलुमिनियम इस तरह लिखा गया। तो एलॉय किसको बोलते हैं वो आपको पता ही होगा, निकल एलुमिनियम एलॉय आपके पास होगा। एलॉय बोलते हैं दो मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है। दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है, उनसे दोनों मेटल्स के एडवांटेज एक स्ट्रक्चर के अंदर लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं वो फिर मेटल्स का एलॉय बन गया, ठीक है। तो ये निकल एलुमिनियम होता है, देखिए इसमें निकल आ रहा है, यहाँ से आप असल में निकल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये फिर रेने निकल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें एक थर्ड पार्टी भी होती है, वैसे एक थर्ड मेटल भी आपने शामिल की होती है जिसका तज़किरा ना आपको बड़ा कम मिलता है, जिंक या क्रोमियम एक थर्ड मेटल भी इसमें होती है। और इसको आपने किस लिए इस्तेमाल करना होता है, ये बुनियादी तौर पे काम करती है बेटे प्रमोटर का। प्रमोटर क्या होता है? जो कैटालिस्ट को प्रमोट करे, उसके कैटालिटिक एक्शन को प्रमोट करे। तो असल में इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, आप क्या कर रहे होते हैं, आप उसको इस क्रोमियम या फिर जिंक की मदद से ना प्रमोट करवा रहे होते हैं, वो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टिसिपेंट के तौर पर ये मौजूद होती है, लेकिन इसका तज़किरा बड़ा कम होता है। लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसकी एक्टिवेशन होती कैसे है? ये जो निकल एलुमिनियम एलॉय है बेटा, इसका आप रिएक्शन करवाते हो कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन के साथ, ठीक है। आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसमें? पानी की मौजूदगी में। तो आप जब इन दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपका कैटालिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसको एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाए, इक्वेशन की शक्ल में कि ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट होती है, तो ये निकल एलुमिनियम एलॉय होता है आपके पास, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं सोल्यूशन की शक्ल में। सोल्यूशन है तो पानी भी होगा ना उधर, फिर H2O की
मौजूदगी में ये रिएक्शन आपके पास होता है। तो देखें जी यहाँ पर होता क्या है भाई, यहाँ से ये इनका एक कह लें कि एक कनेक्शन है जो आप दिखा रहे हो भाई। एलुमिनियम तो यहाँ से अलग हो जाएगा सारा। एलुमिनियम को कौन निकाल लेगा? ये सोडियम और ऑक्सीजन के जो एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सोडियम है Na, ये अपने साथ इधर से एलुमिनियम को मिलाएगा और एक ऑक्सीजन और दो, तो ये आपके पास एक कंपाउंड की सूरत में अलग हो जाएगा जिसे बोलते हैं सोडियम एलुमिनेट NaAlO2। तो ये NaAlO2 कहाँ से है आपको समझ आ रही है? इधर से Na, ये एलुमिनियम और दो ऑक्सीजन इसने कैरी कर लिए, ठीक है। तो ये चीज़ों ने मिलकर क्या बना दिया? NaOl। अब जो निकल बचा वो यहाँ पे क्या हुआ? अलग हो गया। तो मैंने इसको ज़रा अलग लिख दिया क्योंकि ये निकल ज़रा स्पेशल है। और देखिए बाकी क्या चीज़ बच गई है आपके पास? सोडियम निकल गया, एलुमिनियम निकल गया, निकल भी, ये ऑक्सीजन भी। तो ये 3 हाइड्रोजन के एटम बच गए। हाइड्रोजन का 1.5 मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप इसको। H2 एक मुकम्मल मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन एटम है यानी हाफ मॉलिक्यूल, तो 1.5 मॉलिक्यूल। तो उसको आप 3/2 करके लिखा करते हैं। 3/2 का मतलब 1.5 होता है ना, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1.5 तो लिखते नहीं, होल नंबर लिखने होते हैं, तो 3.2 लिखते हैं आप यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के 3 एटम या 1.5 मॉलिक्यूल इस तरह से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए ये जो निकल अब यहाँ से सेपरेट हुआ ना, निकल जो यहाँ से सेपरेट हुआ, तो बेटा इसके स्ट्रक्चर में जो पोर्स होते हैं, तो देखें ना पोरस स्ट्रक्चर, जब माइक्रोस्कोप से इसको देखें ना, पोर्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो पोर्स होते हैं, इसीलिए इसको स्पॉन्जी निकल भी बोलते हैं, इसीलिए इसको पोरस निकल भी बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन देखें यहाँ पे पैदा हो रही है बेटे, वो उन पोर्स में स्टक हो जाती है, उन पोर्स में वो फंस जाती है, इसीलिए हमने क्या कहा था? ट्रैप्ड हाइड्रोजन। लेकिन असल में ये केमिस्ट्री में एक फिनोमेना होता है एड्जॉर्प्शन का, जिसमें मेटल की सरफेस पे या किसी भी सरफेस के ऊपर जो चीज़ होती है वो फिज़िकली जब अटैच हो जाए तो आप उसको बोलते हैं वो एड्जॉर्प्शन हो गई। तो असल में निकल के अंदर ये जो हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है, हम बोलते हैं असल में ये निकल की पोरस सरफेस के ऊपर क्या हो गई है? एड्जॉर्ब हो गई हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपका निकल है ये आम निकल से डिफरेंट होता है। इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी बेटा, वो आम निकल के मुकाबले में क्या होगी? बड़ी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसकी क्या होती है? इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आम निकल के मुकाबले में इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी इसकी होती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियली ये जो रिएक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैटलिस्ट है चूँकि उसके अंदर बड़ा एक्टिव है, इसलिए इंडस्ट्री में इसको बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। और वो कैटालिटिक एक्टिविटी पोरस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप्ड हाइड्रोजन की वजह से होती है, समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा आपको एक बात बता दूं, सम टाइम ये जो सोडियम एलुमिनेट का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा जाता है। इसको ना इस तरह लिखा हुआ होता है, ये भी सोडियम एलुमिनेट ही है, NaAl ब्रैकेट के अंदर 4 OH, ये भी सोडियम एलुमिनेट ही है। अब ये बच्चों को नहीं पता होता कि ये सोडियम एलुमिनेट कहाँ से, वो तो हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है अंदर, तो इसको तो वो कुछ और ही नाम देना चाहेंगे ना। तो बेटा असल में ये क्या होता है, इसको अगर आप खोल के देखें ना, ये क्या चीज़ है इसके अंदर, अगर आप देखें ज़रा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। अगर मैं इकट्ठा लिखूँ NaAlO2.2H2O, असल में ये आपको जो 4 OH नज़र आ रहे हैं ना, इसके अंदर से ज़रा 2H2O निकालें, तो 4 तो हाइड्रोजन निकल गए, 2H2O में 4 हाइड्रोजन, तो चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक पानी के मॉलिक्यूल में एक होता है, 2 के लिए 2 होंगे। तो इन 4 OH में से चारों हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बाहर आ गए, तो अंदर सिर्फ 2 ऑक्सीजन ना बचे, तो वो क्या बन गया? NaAlO2। तो ये है वही, लेकिन इसमें वो ज़ाहिर है पानी की मौजूदगी में सारा काम हो रहा है, तो पानी उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। तो उसको फिर ऐसे भी लिख दिया करते हैं, तो कभी ऐसे लिखा मिले तो वो उसको परेशान नहीं हो जाना। तो आपको पता होना चाहिए वो भी सोडियम एलुमिनेट ही है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड है वो थोड़ा सा, तो ऐसे भी लिखते हैं, उसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप निकल को, रेने निकल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो फिर हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन में बहुत काम आता है ड्यू टू इंक्रीज्ड केमिकल एक्टिविटी, ठीक है। और पोरस स्ट्रक्चर है तो वो ज़ाहिर है सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा होगा, ये सारी बातें आपको पता हैं जनरली। तो बेटा अब चलें इस कैटलिस्ट को ना हम यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करेंगे? ज़ाहिर है रिएक्शंस के अंदर इसको यूज़ करेंगे। रिएक्शंस, तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक अल्कीन लिखा है 5 कार्बन वाला, जिसमें आपको एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। ज़रा डिफरेंट अल्कीन हमने लिखा है।
तो बेटा अगर इसमें हाइड्रोजिनेशन इसकी करवानी हो तो यकीनन मुझे हाइड्रोजन ऐड करवाने के लिए चाहिए है। अब देखिए ये जो काम है इसको हम करवाएंगे रेने निकल की मौजूदगी में। तो जब रेने निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा तो ये सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। यही बात मैं कंडीशंस के वक्त आपको समझा रहा था, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो सोचा होगा कि सर उधर तो कोई 300 डिग्री सेल्सियस 200 से 300 आपने लिया था। हाँ बेटे, क्योंकि वो आम निकल से हो रहा था, ठीक है। ये चूँकि रेने निकल से हो रहा है, वो ज़्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट है, तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेने निकल के ऊपर ऑलमोस्ट तमाम अल्कीन 100 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजिनेट हो जाया करते हैं, ठीक है। और साथ कुछ प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर 1 से 5 ATM के दरमियान वो भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगी। बाकी स्ट्रक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं भाई। इस पॉइंट के ऊपर इन 2 कार्बन्स पे एक हाइड्रोजन एटम इंक्रीज़ हो जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। तो देखिए आपके पास बनेगा क्या, बाकी जो स्ट्रक्चर का पार्ट है ये इस तरह ज़रा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, CH3 है, आगे आपके पास क्या है, CH है, ये CH3 वैसे ही रह गया। अब आगे ये जो CH था बेटे, एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये CH2 हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये CH2 से बन जाएगा CH3। तो क्या बन गया, ये एक पेंटेन बन गया अल्केन, जिसे आप बोल सकते हैं आइसोपेंटेन है, ठीक है। या फिर आप अल्केन वैसे नाम देना चाहें आयोपिक, तो दोनों को आयोपिक नेम दिए जाते हैं, बल्कि लिख लेते हैं दोनों के नेम, आसान हो जाएगा ज़रा हमारे लिए, ठीक है, प्रैक्टिस भी थोड़ी हो जाएगी। तो इसका आयोपिक नेम क्या बनता है, तो अल्कीन है चुके, तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये होगी। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो आप इसको बोलेंगे तीसरे नंबर पे मिथाइल है और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड अल्कीन है, तो रूल आपने सीखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 3 मिथाइल। नॉमेनक्लेचर में प्रैक्टिस की है आपने, 3 मिथाइल और पोजीशन नंबर 1 पे है और 4 कार्बन वाली चेन है, तो आप बोलेंगे ब्यूटीन। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये इसका आयोपिक नेम। इसका आयोपिक नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल और दूसरा क्या है, ब्यूटेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आयोपिक नेम भी दोनों के लिख सकते हो। इस तरीके से बेटा हाइड्रोजिनेशन होगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन का एक अहम पहलू बेटा, जब ये हाइड्रोजिनेशन हुई, अल्केन तो बना ही बना बेटा, रिएक्शन में साथ काफ़ी हीट भी खारिज हुई है, ठीक है। अब हीट खारिज होने का वाज़ेह मतलब क्या है भाई, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक होगा, हीट को खारिज करने वाला, ठीक। तो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, इस रिएक्शन में कितनी हीट खारिज हो रही है ज़रा इसको देखें। ये जो आपके पास एक डबल बॉन्ड वाला अल्केन है, इसके केस में जब आप हाइड्रोजनेशन की हीट देखते हैं बेटे, तो वो आपके पास होती है ऑलमोस्ट 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्या होती है, 120 किलो जूल पर मोल। ये एक डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड के लिए है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ना ज़रा क्वांटिटेटिव है, स्पेसिफिक है। जब भी एक डबल बॉन्ड वाला आपके पास अल्कीन होगा तो वो हीट कितनी रिलीज़ करेगा, 120 किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल कहने का मतलब है 1 मोल। जब इस आपके पास ये कंपाउंड है, इसका 1 मोल आप लेते हो, ये फुली हाइड्रोजिनेट होता है, तो एक डबल बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हीट है इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसके बारे में ना 1-2 बातें कर ही लेते हैं, तो इसको हम स्पेशल लिख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो अगर इसको डिफ़ाइन करना पड़े आपको, बेसिस मैंने आपको समझा दी हैं, कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप बोलेंगे भी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल अल्कीन होना ज़रूरी है, ठीक है। 1 मोल अल्कीन होना ज़रूरी है, जिसको हाइड्रोजिनेट करेंगे और अल्कीन बना लेंगे। तो फिर हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट which is evolved, amount of heat evolved, कब भाई, जब कब 1 मोल अल्कीन आपके पास होगा और आप इसकी क्या करते हो, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और क्या बन जाएगा, उससे अल्केन बन जाएगा। यही बेसिस है इसको डिफाइन करने के लिए। क्या बोलेंगे आप, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन is fully hydrogenated in the presence of nickel catalyst at a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस to form saturated compound alkane। तो जो हरारत रिलीज़ होगी वो कितनी होगी, 120 किलो जूल पर मोल होगी, अगर आपके पास अल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें 2 डबल बॉन्ड होते तो बेटा यही वैल्यू क्या हो जाती, ट्वाइस, वो 240 हो जाता किलो जूल पर मोल। और अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो बेटा यही वैल्यू थ्राइस हो जाती, यानी 360 किलो जूल पर मोल। तो ये बड़ा एक क्वान्टिटेटिव मैनर है, इससे आपको बड़ा फ़ायदा भी हासिल होता है, ठीक है।
तो बेटा इस तरीके से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात आपने इसके अंदर जोड़ देनी है, ठीक है, ताकि पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छा, एक और रिएक्शन की बात करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका हो गया, इसमें एक और रिएक्शन की बात करते हैं। वो रिएक्शन ना ज़रा मुझे हज़म नहीं होता, उसकी रीज़न आपको थोड़ा सा 9वें चैप्टर में जाके क्लियर समझा पाऊँगा। बेटा बेंजीन आपको दिखाया गया, बेंजीन समझते हैं ना, 6 कोनों वाला 6 कार्बन का एक रिंग जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं विद अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो बेटा अगर इसकी हाइड्रोजनेशन आपने करवानी हो वही इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो देखिए ज़रा इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो इसको हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि बेटा एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ करता है। तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर और साथ 3 ATM प्रेशर इस रिएक्शन के लिए चाहिए होता है आमतौर पे 3 ATM, ठीक है। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे, आपका जो बेंजीन है वो आपके तीनों डबल बॉन्ड्स को ख़त्म कर देगा। अपने 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ, तीनों डबल बॉन्ड टूट गए, अब सारे सिंगल बॉन्ड। ये क्या चीज़ बन गई आपके पास बेटा, ये आपके पास बन गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये किस कैटेगरी का मेंबर है, याद करें ज़रा, जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी थी, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, ये आपके पास एक साइक्लो अल्केन है। क्या है ये आपके पास, एक साइक्लो अल्केन, ठीक है। तो जिनके बारे में स्पेशल चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, याद करें कैटेगरी पड़ी थी। अच्छा, मैं कह रहा था ये रिएक्शन हजम होने वाला नहीं है सर, यहाँ से हाइड्रोजनेशन की तो अच्छे से समझ आ रही है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगेंगे इन कंडीशंस के तहत, ठीक है भाई। आपको देखें एक दो बातें बताता हूँ भाई। पहले नंबर पे तो ये रिएक्शन मैं समझता हूँ होना ही नहीं चाहिए। उसकी रीज़न पता है क्या है, उसकी रीज़न ये है बेटा, बेंजीन जो होता है एक इंतहाई स्टेबल मॉलिक्यूल होता है एक ख़ास फिनोमिना की वजह से, जिसका नाम होता है रेजोनेंस, ठीक है। 9वें चैप्टर में जाके आपने ये पढ़ना है। ये एक ऐसा फिनोमिना है बेटा जो बेंजीन को ना बहुत स्टेबल बनाता है, इतना स्टेबल कि बेंजीन किसी टाइप का रिएक्शन देने में हिचकिचाएगा, और ख़ास तौर पे ऐसा रिएक्शन जिसमें इसकी रेजोनेंस चली जाए। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। रिएक्शन हमेशा कहाँ जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। अब बेंजीन के ये 3 डबल बॉन्ड इसको स्टेबल बना रहे हैं, इन्हीं की वजह से रेजोनेंस है। अब आप उसको बोल रहे हो भाई ये 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लो और 3 डबल बॉन्ड ख़त्म कर लो, यानी अपनी रेजोनेंस ख़त्म कर लो, यानी अपनी स्टेबिलिटी ख़त्म कर लो। तो मुझे बताओ कोई मॉलिक्यूल ऐसा करना चाहेगा? भी नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन हाँ ज़ाहिर है अब जब ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो बेंजीन क्या करेगा, चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन उसको ये काम तो करना पड़ेगा। और एतराज़ मुझे ये है बेटा, टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पर ये टेम्परेचर मेंशन नहीं है, ना ही उसने ये बताया कि भी आपको हीट करना पड़ता है। बेटा हीट नहीं करोगे तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला फैक्टर जो मैं कह रहा हूँ बेंजीन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है, वो फिर बीच में नहीं आएगा, तो फिर ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ज़ोर ज़बरदस्ती शर्त है, तब जाके बेंजीन ज़बरदस्ती ये रिएक्शन देता है, और अपनी स्टेबिलिटी को खोकर, अपने ये 3 डबल बॉन्ड खोकर जो रेजोनेंस की वजह थे, फिर वो जाके ये आपको साइक्लोहेक्सेन देगा। क्लियर है आपको? बहरहाल सीखने की बात यहाँ पे ये है कि भाई 3 डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। हमारे मेन टॉपिक में तो यही चीज़ सीखने वाली है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को छोड़ दें फिलहाल 9th चैप्टर के लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरीके से रहने निकल क्या करता है, इसको भी हाइड्रोजनेट करवा दिया करता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस में तो कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई, हमने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इसकी एक आधी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक तो आप वैसे ही जानते होंगे, एक बहरहाल आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। जी, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन तो बेटे वो है जो आपने स्टडी की है। मैंने जब लास्ट हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी हमने उसकी बड़ी डिटेल से उसकी वजाहत कर दी थी, मैं लिख देता हूँ। भाई आप वेजिटेबल ऑयल को तब्दील करते हैं बनास्पति घी में। वेजिटेबल ऑयल्स जो आपके पास हुआ करते हैं, एडिबल ऑयल्स जो होते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं खाने पकाने में, इनको आप क्या करते हैं, तब्दील करते हैं किसके अंदर, बनास्पति घी, या वनस्पति घी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जब आप तब्दील करते हैं तो तब भी आप किसकी मदद लेते हैं, हाइड्रोजनेशन की। आप इसकी हाइड्रोजनेशन ही करवाते हो उसी कंडीशन के तहत। रीज़न क्या है बेटा, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, ये आपके पास होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड समझते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले। तो आप क्या करते हैं, उनमें जब हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो सारे डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड बन जाएगा। और जब ये सैचुरेटेड बनता है तो बेटा ये कहलाता है घी, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो इस तरह वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी में आप इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये इसकी फेमस एप्लीकेशन। अच्छा, इस पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ छोटी सी नॉलेज के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर वेजिटेबल ऑयल तो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज बेहतर होते हैं, तो घी में तब्दील करने की उसको ज़रूरत क्या है।
तो बेटा मैं आपको बता दूं कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं हमारे जो बड़े पुराने हैं, लेकिन आज की रिसर्च के मुताबिक बेटा वो चेंज हो गए हैं। जैसे देखें, एक आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी डाइट में सबसे ख़तरनाक बायोमॉलिक्यूल कौन सा जो आप ले रहे हो, तो बेटा तकरीबन 3-4 सदियों तक ये सोचा जाता रहा है कि आपके पास जो फ़ैट्स होते हैं, जो लिपिड, आपके मेजर फूड फैक्टर कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, उसमें से समझा जाता रहा है जो लिपिड्स हैं ना, दे आर डेंजरस, ये आपके ख़तरनाक बायोमॉलिक्यूल हैं जो आप ले रहे हैं, और दे आर नॉट मतलब डूइंग गुड विद योर हेल्थ, ठीक है। तो इनको ख़तरनाक कहा रहा है कि बॉडी में इनकी ज़्यादा मिकदार ख़तरनाक होती है। लेकिन अब आगे ये चीज़ चेंज हो गई है। साइंस की मौजूदा रिसर्च आपको कहती है कि लिपिड्स इतने ख़तरनाक नहीं जितने कार्बोहाइड्रेट्स ख़तरनाक हैं। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट बेटा आपकी फ़ूड का मतलब मेजर पार्ट है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके लिए उतना ही डेंजरस हो गया। आज की रिसर्च ये कहती है। उसी तरह वेजिटेबल ऑयल बेटा हेल्थ के लिए नो डाउट अच्छे थे, अच्छे समझे जाते रहे हैं, लेकिन बेटा मॉडर्न रिसर्च इसके बारे में कुछ और कहती है। अगर आप कहीं बड़ी मार्केट वगैरह में जाएँ, आप ऑयल लेते हैं, वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है VTF फ्री। VTF फ्री का मतलब होता है वर्चुअल ट्रांस फैट फ्री। VTF फ्री, ये इस तरह लिखा होगा, VTF फ्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसमें कोई वर्चुअल ट्रांस फैट नहीं है। वर्चुअल ट्रांस फैट का मतलब होता है जिसमें ट्रांस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। तो उसमें जब डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशन पे आ जाएं तो बेटा वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसलिए मौजूदा रिसर्च कहती है कि ये जो ऑयल्स हैं इन्हें गर्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गर्म करते हैं जब आप इसको खाने पकाने के मकसद के लिए, तो बेटा वो क्या होते हैं, फिर उनमें जो सिस डबल बॉन्ड होते हैं वो ट्रांस पोजीशन पे चले जाते हैं, और जब वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दे आर कार्सिनोजेनिक। तो ये जो ऑयल के अंदर हम चीज़ें बनाते हैं ना, खाने की, खाना बनाना, इट्स डेंजरस। और हाँ, ऑयल्स को वैसे इस्तेमाल करें, देसी जो चीज़ें जैसे जैतून ऑयल होता है, आप उसको वैसे इस्तेमाल करें बग़ैर गर्म किए, तो वो आपको हेल्थफुल है, फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उसको खाने पकाने में इस्तेमाल करेंगे तो बेटा फिर वो डेंजरस बन जाएगा। तो इस तरह रिसर्च जो है ना वो मॉडिफाई होती चली जाती है। तो देखिए ना, फिर ज़रूरत पड़ती है फिर वेजिटेबल ऑयल। और एक और ये भी पहलू है कि वेजिटेबल ऑयल अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो इतना, तो फिर उसको घी में तब्दील करके जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूज़ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जी, नेक्स्ट जो बताने वाली बात थी, जो सेकंड न्यू एप्लीकेशन है जो पहली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं की है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है बेटा कि ये जो रिएक्शन है ये आपके पास एक एनालिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। किसके तौर पे? एनालिटिकल टूल। एनालिटिकल की टर्म बेटे आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप क्वांटिटेटिव मैनर में कोई बात कर रहे होते हैं। जैसे आप लैब में कहते हैं एनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स, उसका मतलब होता है भाई बड़े एक्यूरेट किस्म की मिकदार वाले, बड़े एक्यूरेट किस्म की प्रॉपर्टीज़ वाले जो वेरी ना हो सकती हों। अगर आप कह रहे हो कि भाई इसकी डेंसिटी इतनी है तो उतनी ही होगी वो एग्जैक्ट। अगर आप कह रहे हो कि उसकी मोलैरिटी इतनी है तो बेटा उतनी ही होगी। तो ये होता है एनालिटिकल। तो बेटा ये रिएक्शन भी ना क्वांटिटेटिव नेचर का है, इसलिए हम कह रहे हैं ये एक एनालिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। मतलब इसका ये है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस रिएक्शन। मतलब आपके पास एक कंपाउंड आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि पता चलाओ इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, तो बेटा आपको हाइड्रोजिनेशन का ये रिएक्शन बता सकता है। कैसे बता सकता है? देखें ज़रा, अगर मैं आपके पास एक फ़र्ज़ करें ये एक कंपाउंड ले लेता हूँ, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें ये एक हाइड्रोजन नहीं बनाया मैंने, ये एक अल्कीन है। आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हो और आपको कहा जाता है पता चलाओ इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, तो बेटा आप वो पता चला सकते हो ये देख कर के हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। आम तौर पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड में ऐड हुआ करता है। तो अगर आप केयरफुल हाइड्रोजन कंजम्पशन को यकीनी बनाएं केमिकल रिएक्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं। तो बेटा यकीनन एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज़ होगा ना, तभी इसकी सैचुरेशन होगी, ये अल्केन बन पाएगा। तो आपको पता चल जाएगा भाई इसमें डबल बॉन्ड एक है। इसी तरह मतलब अगर एक और एग्जांपल दूँ, आपके पास विटामिन ए जो होता है भाई, इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं सपोज़। और जो विटामिन ए है बेटा, जब आप उसकी हाइड्रोजनेशन करते हो तो हाइड्रोजन के वो जितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है बेटे 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करता है और फुली उसको वो फिर सैचुरेटेड हो जाता है उससे। तो इससे फिर हमें क्या पता चलता है? हमें पता ये चल गया भाई आपके पास जो विटामिन ए है इट कंटेन्स 5 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। पॉइंट फॉलो करके बेटा इस तरीके से नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड by carefully monitoring of the number of hydrogen molecules which are being used for the hydrogenation process। ठीक है बच्चे।
तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी एप्लीकेशन थी। तो बेटा ये आगे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई पूछे कि सर मैकेनिज़्म नहीं बताया आपने हाइड्रोजनेशन का, तो बेटे मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि मैं पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से वो बात कर चुका हूँ। हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज़्म किस तरह का था, क्या था, सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज़्म, वो फुली हमने उधर डिस्कस किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक मरतबा अगर कुछ बच्चों को इस चीज़ पे डाउट्स हैं तो वो पुरानी वीडियो जो हमने हाइड्रोजनेशन पे बनाई थी, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन बाय केमिस्ट्री बाय प्रोफेसर अरसलान लिख के आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा कवर हो जाएगा सारा, प्लस ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। और अभी अपने टीचर अरसलान को बाय कह दें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।